हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2019 में एक शब्द बड़ा ही चर्चा में था, सीएए, जिसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कई जगह उपद्रव भी हुए, गिरफ्तारी भी हुई। देश भर में विरोध प्रदर्शन के चलते हुए उस टाइम पे कुछ दिनों बाद ये सीएए का नाम सुनना लोग बंद कर दिए। अभी ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक फिर से शब्द चर्चा में आ गया। कल से यह शब्द फिर से न्यूज़ में, अखबार में, आप जहाँ भी यूट्यूब खोल रहे होंगे ये सब आपको दिख रहा होगा। तो जानते हैं आखिर क्या है सीएए? जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सीएए। आखिर सीएए क्या है? सीए बेसिकली एक इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपको स्पीड थोड़ा धीरे लगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग देखते टाइम स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो सीए की फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये कोई पुराना 1955 का अधिनियम है जो कि इस समय चर्चा में है कल से ही। 1955 का ये अधिनियम है जिसमें संशोधन हुआ है 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक अधिनियम है जो 11 दिसंबर 2019 में इसमें संशोधन किया गया। तत्कालीन मोदी सरकार इस एक्ट को लेकर आई थी और उस टाइम पे इसका काफ़ी विरोध हुआ देश भर में, तो उसे उस टाइम पे लागू नहीं किया गया था। हालांकि राष्ट्रपति से इसकी परमिशन मिल भी गई थी, पारित भी हो गया था बिल, लेकिन उस टाइम पे भारी विरोध के चलते इसको रोक दिया गया था। अचानक से कल ये फिर से चर्चा में आ गया। क्यों? क्योंकि अब इस सीएए को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। कल यानी 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसमें कहा गया कि पूरे देश में 11 मार्च 2024 से सीए लागू हो जाएगा। आखिर क्या है सीए, जानेंगे विस्तार से। इस संशोधन के जरिए बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि अल्पसंख्यक हैं। कौन अल्पसंख्यक? हिंदू धर्म के। कौन कौन से? एक तो हिंदू हो जाएंगे, हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी और ईसाई। इन धर्मों के लिए ये कानून बनाया गया। अब इसमें लाभान्वित देश है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, क्या ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ये पूरे वर्ल्ड से भारत में शरण लेने के लिए जो आए थे उनको नागरिकता मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस एक्ट में कुछ लाभान्वित देशों को बताया गया है जहां से अगर कोई आया है शरणार्थी के रूप में तो उसको भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। वो देश कौन से हैं? पहला देश है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये 3 ऐसे देश हैं जहाँ के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता की अनुमति दी जाएगी। अब इनका कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं इन देशों में इनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। इस वजह से ये भागकर भारत में शरण लिए हुए थे और अब सीएए के जरिए इनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। आखिर क्यों मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है? तो कॉमन सी बात है कि जो हमारे ये पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र हैं
और जो सीए अधिनियम में जो संशोधन हुआ है उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसलिए मुस्लिमों को इसमें नागरिकता नहीं दी जाएगी, वो चाहे पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से हों, अफ़गानिस्तान से हों। इनमें से किसी भी देश के मुस्लिमों को यह इसमें नागरिकता प्रदान करने का नियम नहीं है। आगे बात करते हैं कि जो सीए 2019 संशोधन के तहत जो 31 दिसंबर कब तक 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2014 तक 31 दिसंबर 2014 तक भारत में जितने भी प्रवेश करने वाले अपने मूल देश से धार्मिक उत्पीड़न या फिर धार्मिक उत्पीड़न का डर का सामना करने वाले जो प्रवासी थे, उनको नए कानून के द्वारा यहाँ पर नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है। और आपको पहले ही बता दिए कि जो सीए कानून मूल रूप से किन देशों के लिए है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। आगे चलते हैं। अब इसमें कैसे नागरिकता दी जाएगी उसको भी जान लेते हैं। जैसे पहले हमारे नागरिकता अधिनियम में ये था कि जो निवास की आवश्यकता, यानी कि पहले क्या था, 11 वर्षों तक अगर कोई भारत में निवास करता है और अप्लाई करता है नागरिकता के लिए तो उसे नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन इस संशोधन के ज़रिए अब क्या हुआ है कि अब 1 से 6 वर्ष, एक यानी कि विभिन्न कई सारे उसमें कंडीशंस अप्लाई होंगी। 1 से 6 वर्षों तक अगर अब रहा है कोई, अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से शरणार्थी अगर भारत आया हुआ है तो अब उसको नागरिकता दे दी जाएगी। पहले क्या था, 11 वर्ष था, यानी कि पहले 11 वर्ष रहना पड़ता था तब जाके नागरिकता मिलती थी, और अब ये नागरिकता 1 से 6 वर्ष तक मिल जाएगी। और किन लोगों को, जो 2014 तक जो है भारत आ गए हैं, 31 दिसंबर 2014 के बाद जो आए हैं उनको अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो अब इसमें जो कैसे किस हिसाब से रखा जाएगा, तो सीए के अंदर उन विदेशियों को अवैध प्रवासी माना गया है जो बिना इंडिया में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के घुस आए हैं, बिना पासपोर्ट और वीज़ा के प्रवेश कर गए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी माना गया है। और इनमें से ही कुछ को दिया जाएगा, ये सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। आगे बात करते हैं। इस प्रकार के जो प्रवासी हैं इनको 6 वर्षों में फास्ट ट्रैक के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और जो सीए के तहत नागरिकता देने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये केंद्र सरकार की पहल है। ठीक है। अब कुछ बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं सीए के बारे में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लें कि इसमें कौन से चिंताएं हैं, यानी कि अगर हम इसको लागू जब करेंगे सीए को तो आखिर क्या प्रॉब्लम आएंगी, आखिर उन पे बात कर लेते हैं। और कैसा विरोध प्रदर्शन रहेगा, ये अच्छा है या बुरा है, उन सभी कारणों को हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो सीए के संबद्ध चिंताएं आखिर क्या हैं, आखिर क्यों इसका इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्यों इसको उस टाइम पे लागू नहीं किया गया था, आइए जानते हैं उस बारे में। सीए के साथ सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये एक विशेष समुदाय को लक्षित करता है। एक विशेष समुदाय का मतलब ये है कि ऐसी आशंकाएं हैं कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। दोस्तों यहाँ पे एनआरसी सबसे बड़ा मुद्दा है। एनआरसी, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। एनआरसी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर असम में काफ़ी जो है उपद्रव हुआ था जब ये सीए की बात आई थी। तो इसमें ऐसा माना जा रहा है कि सीए के बाद एनआरसी का देशव्यापी संकलन होगा। और यह प्रस्तावित जो नागरिक रजिस्टर है, एनआरसी को नागरिक रजिस्टर अगर हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो नागरिक रजिस्टर बेसिकली देश व्यापी संकलन होगा इसमें,
और ये जो प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बाहर किए गए जो गैर मुसलमानों को लाभान्वित करेगा। यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को लक्षित करना, तो इसमें क्या होगा, इसमें गैर मुसलमान को तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो बहिष्कृत मुसलमान हैं उनको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि जैसे बांग्लादेश से रोहिंग्या वगैरह जो आ गए हैं देश में हमारे, उनको समस्या हो जाएगी, इसमें उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इसीलिए इसमें ये बोला गया कि एक चिंता का विषय हो जाएगा कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करना हो जा रहा है। इसको लेके भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन है। अगला मुद्दा ये है कि उत्तर पूर्व के मुद्दे यानी कि असम वगैरह का। तो इसमें क्या हुआ था, वर्ष 1985 में एक समझौता हुआ था, 1985 में समझौता हुआ था। उस समझौते में के तहत जो है इसका ये खंडन कर रहा है सीए, उसमें जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, निर्वासित कर दिया जाएगा। लेकिन ये 1985 वाला असम समझौता बता रहा था। क्या बता रहा था असम समझौता? कि जो 25 मार्च 1971 के जो बाद के लोग हैं, वो किसी भी अगर धर्म से, वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों या जैन, पारसी, ईसाई जो भी हों, उनको निर्वासित कर दिया जाए, उनको देश में रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब सीएए क्या कर रहा है, सीएए बाकी अल्पसंख्यकों को तो रोक रहा है, उनको नागरिकता दे रहा है, लेकिन मुस्लिमों को बाहर कर रहा है। इसलिए इस समझौते का ये खंडन भी कर रहा है। अगला क्या है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ, यानी कि ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया जा रहा है सीए। कैसे खिलाफ बताया जा रहा है वो भी हम जानेंगे। तो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जैसे जो आलोचक हैं सीए के, यानी कि जो इसके अपोजिशन में बात कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 जो बताता है क्या, कि समानता का अधिकार देता है, गारंटी देता है, वो चाहे नागरिक हमारे देश के हों या विदेशी हों, दोनों पर ये लागू होता है। और संविधान की प्रस्तावना में भी ये निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। क्यों उल्लंघन है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का? क्योंकि हमारा जो देश रहा है वो किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं रहा है, वो सभी धर्मों में विश्वास करता है। और इस सीए के तहत जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मुस्लिमों का बहिष्कार हो रहा है, यानी कि मुस्लिमों को नागरिकता देने संबंधी कानून नहीं है। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। आगे बात करते हैं, अगला क्या इसमें दोष आ रहा है, वो प्रकृति में भेदभाव उत्पन्न कर रहा है ये सीए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा रिसर्च बोल रहा है कि ये प्रकृति में भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। जैसे भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं, जैसे श्रीलंका के, जो आपको पता होगा श्रीलंका में तमिल, जो श्रीलंका के तमिल हैं, जो तमिल शरणार्थी हैं, जो श्रीलंका के तमिल शरणार्थी हो गए, म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या हो गए, शामिल हैं इसमें। वे इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी कि हमने श्रीलंका को शामिल नहीं किया है इसमें। इसलिए ये प्रकृति में भेदभावपूर्ण लगता है कि जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इन देशों से तो हम अल्पसंख्यकों को अपने यहाँ ला रहे हैं, या फिर मतलब उनको नागरिकता दे रहे हैं जो पहले से हमारे यहाँ रह रहे हैं। लेकिन वहीं पर जैसे श्रीलंका हो गया या फिर म्यांमार हो गया, यहाँ के जो भारत देश में शरणार्थी रह रहे हैं, उनके लिए इसमें कोई नियम नहीं है। इसलिए जो है ये भेदभावपूर्ण लगता है। अब और क्या दिक्कतें आ सकती हैं? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो प्रशासन में कठिनाई। क्यों प्रशासन में कठिनाई होगी भाई? सरकार के लिए अवैध प्रवासियों और प्रभावित लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वो कैसे जज करेंगे? इतना आसान नहीं होगा कि वो लोगों से माँगे, डॉक्यूमेंट्स माँगे, या फिर उनकी बातों को कैसे समझें कि ये अवैध रूप से आए हैं या फिर इनकी मजबूरी ही रहे। जैसे कोई अफ़गानिस्तान से आ गया है हिंदू, या फिर जैन आ गया है, तो वो पता नहीं अवैध रूप से घुसा है या फिर वो वास्तव में वहाँ सताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भारत देश में निवास करने के लिए आया है। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, प्रशासन में कठिनाई भी इसके लिए बढ़ जाएगी। आगे क्या दिक्कत आएगी? द्विपक्षीय संबंधों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। द्विपक्षीय संबंधों में बाधा का मतलब ये है कि जो दूसरे देश हैं, यानी कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान हैं, इनमें जो है
कैसे संबंध हमारे बिगड़ सकते हैं। अब बिगड़ इस तरह सकते हैं क्योंकि जो जो यह अधिनियम है वो धार्मिक उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है, जो कि इन 3 देशों में हुआ है। यानी कि यहाँ से जब हमें उन लोगों के जो वहाँ के लोग हैं उनको नागरिकता देंगे, तो यहाँ साफ पता जाएगा कि उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। इसलिए उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी उन देशों को। इसीलिए क्या हो रहा है कि इसमें हमारे क्या द्विपक्षीय संबंध भी खराब हो सकते हैं इन देशों से कि भाई आपने हमारी जो छवि हो उसको धूमिल किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसलिए जो है यहाँ पे इनका भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है, इन देशों का भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये भी एक समस्या आ जाएगी। इसको जो लागू तो हो ही गया है आखिर, लेकिन आगे क्या-क्या हो सकता है इसमें उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं कि जैसे अभी तो ये हमारा हो गया कि नेशनल लेवल पे क्या सब हो रहा है, क्या सामना करना पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन तो शुरू हो गया है कल से ही इस पर, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, भारत को क्या फेस करना पड़ सकता है, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे विश्व की प्रतिक्रिया इस पे क्या होगी, जैसे हमारा जो देश है वो पहले से ही धर्मनिरपेक्ष के रूप में चला है, सभी धर्मों का पालन करना इसमें व्याप्त है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं, मानवाधिकार संगठन हैं, उनकी भी आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है इसको, क्योंकि ये मानवाधिकार का उल्लंघन और धार्मिक भेदभाव दोनों की बातें हो जाएँगी। कैसे धार्मिक भेदभाव हो जाएगा? धार्मिक भेदभाव यही कि जो है हम मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए एक तरीके से धार्मिक भेदभाव हो गया। धार्मिक भेदभाव हुआ ना, तो और दूसरी समस्या क्या आएगी? दूसरी समस्या हमारे बीच ये आएगी कि नागरिकता की जो जटिलता है, जटिलता इन इन द सेंस वही चीज़ जो अभी हमने बताया है कि इसमें गलतियाँ काफ़ी हो सकती हैं। कैसे गलतियाँ होंगी, उनका भी ध्यान देंगे। गलतियाँ इन द सेंस कौन-सी गलतियाँ? जैसे बहुत सारे जो बेगुनाह हैं, बहुत सारे जो बेगुनाह हैं, वो अगर जो है मान लो जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं हो पाए सारे, या फिर वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। मान लो वो किसी भी अभाव में अगर जो है नागरिकता अपनी साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके लिए समस्या हो जाएगी। और जो आलोचक हैं इसके वो ये भी बताते हैं कि सीए और एनआरसी के लागू करने की जो प्रक्रिया है वो जटिल और गलतियों की संभावना के रूप में देख रहे हैं। इन लोगों का तर्क ये है कि जो बेगुनाह हैं उनको अपनी नागरिकता साबित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नतीजतन अन्यायपूर्ण परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अन्यायपूर्ण परिणाम का अर्थ ये है कि विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि खराब हो सकती है। अब धार्मिक भेदभाव मैंने बताया कि जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदाय लिए गए हैं। विशिष्ट धार्मिक समुदाय इन द सेंस हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को तो के अवैध जो प्रवासी हैं उनको तो लिया गया है, लेकिन इसमें मुस्लिमों को नहीं शामिल किया गया है। और दूसरी चीज़ जो नेशनल लेवल पे ये भी झेलना पड़ सकता है कि जो धर्मनिरपेक्षता जो है हमारे अंदर, जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी जो छवि है, उसका उल्लंघन हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता का इस एक्ट के तहत उल्लंघन हो रहा है। हालाँकि भारत सरकार इस पे जवाब देगी, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं, वो रिसर्च के तहत जो बता रहे हैं, वो इससे धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा, क्योंकि विरोधियों का इस पे तर्क ये भी है कि सीए कुछ धार्मिक समूह का पक्ष लेकर दूसरों को बाहर करके भारतीय संविधान के जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत हैं, उनको जो है कमज़ोर कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी की भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। और अब इसमें बात कर लेते हैं एनआरसी की। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि एनआरसी काफ़ी बड़ा मुद्दा बनेगा इस पे। तो एनआरसी पे आते हैं, तो अक्सर जो है ये होता है कि सीए को अक्सर जो एनआरसी से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये रहता है कि ये दोनों संयुक्त होने पर मुसलमानों के बहिष्कार का कारण बन सकता है। मुसलमानों को बहिष्कार का कारण कैसे बनेगा? क्योंकि जो बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसे हुए हैं और यहाँ की मतलब
काफ़ी चीज़ें उन्होंने ले रखी, यहाँ का राशन भी वो ले रहे हैं और भी बहुत सारी जो भारतीय संपदा है उन पर कब्ज़ा किए हुए हैं ये मुसलमान, तो उनको अब बाहर हो सकता है। तो इसलिए जो है उनकी जो नागरिकता है धर्म के आधार पर निर्धारित की जाएगी, ये थोड़ा एनआरसी के ज़रिए समस्या आ जाएगी। क्योंकि वो अपने धर्म के कारण बाहर होंगे, क्योंकि बाकी धर्म वालों को तो रुकने दिया जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को वो चाहे सताए हुए हों, चाहे पीड़ित हों या किसी भी प्रकार के हों, उनको बाहर जाना पड़ेगा जो अवैध रूप से आए हैं या फिर जिन्होंने अवैध रूप से कैसे मतलब जो वीज़ा पासपोर्ट के ज़रिए नहीं आए हैं या फिर जो वीज़ा पासपोर्ट के ज़रिए आए हैं, लेकिन जो उनकी लिमिट है वीज़ा की, वो जो है ख़त्म हो गई है, लिमिट उनकी समाप्त हो गई है। ऐसे लोगों को भी अवैध तो अब इसमें से मुसलमानों को बाहर किया जाएगा, बाकी सबको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। आगे क्या समस्या आ सकती है? एक समस्या इसमें सीए के ज़रिए और आ सकती है, राष्ट्र राष्ट्रविहीनता की समस्या। राष्ट्रविहीनता की समस्या क्या है? अब राष्ट्रविहीनता की समस्या से मतलब ऐसी चिंता है कि अगर लोग मान लो नागरिकता के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं और दूसरे देश की नागरिकता भी नहीं है उनके पास, यानी कि जो वहाँ से अफ़गानिस्तान से या फिर पाकिस्तान से या फिर अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आ तो गए हैं, सॉरी बांग्लादेश, यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन अब उनके पास जो है जो मानदंड पूरा करने का है, वो मानदंड पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उनको ना तो अफ़गानिस्तान में नागरिकता मिली हुई है और ना इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में जो हमने मानदंड मानदंड रखे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि भारी संख्या में जो है लोग राष्ट्रविहीन हो सकते हैं। तो राष्ट्रविहीन का मतलब ना वो इधर के रहेंगे, ना उधर के, यानी कि भारत के भी तो भारत तो नागरिकता दे नहीं पाएगा, साथ में अफ़गानिस्तान भी जो है नहीं। इसी तरह मुसलमानों का सबसे ज़्यादा चिंता मुसलमानों की को ही हो रही, क्योंकि इसमें जो राष्ट्रविहीनता का कारण वो मुसलमानों से ही रिलेटेड हो जाएगा। क्योंकि जैसे मुसलमान जो अब आ चुके हैं अफ़गानिस्तान से, स्टार्टिंग से ही छोड़ चुके हैं उस देश को, तो उनको अफ़गानिस्तान में भी नागरिकता नहीं मिली हुई, भारत भी उन मुसलमानों को नागरिकता नहीं देगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वो राष्ट्रविहीन हो जाएँगे, वो ना अफ़गानिस्तान के रहेंगे और ना ही भारत के रह पाएँगे, तो वो किसी भी देश के नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और अगला समस्या इसमें ये भी आ सकता है कि जो देश भर में जो 2019 का दौर था, जो 2019 में आपको पता ही होगा सीए एनआरसी को लेके काफ़ी जो है उपद्रव हुआ था, काफ़ी जनहानि भी हुई थी। पूरे देश में इसको लेकर काफ़ी बवाल हो रहा था। तो अब उसका भी जो है असर देखने को मिल सकता है। हालाँकि कई नेता लोग जो विपक्षी पार्टी के नेता लोग इस पे विरोध प्रदर्शन दर्शाना शुरू भी कर दिए हैं। तो जो विरोध और नागरिक जो अशांति है, वो भी इसमें देखने को मिल सकती है। नागरिक अशांति वही तोड़-फोड़, ये सब, तो इनको भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? हमने तो सारे नुकसान बता दिए कि ये समस्या आ सकती है, ये समस्या आ सकती है, फ़ायदा तो मैंने बताया ही नहीं। तो फ़ायदा क्या हो सकता है वो भी जान लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे यहाँ घुसपैठ एक सबसे बड़ी समस्या है। जो भारत में घुसपैठ है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो आतंकवाद का मेन कारण है घुसपैठ, और इसमें यही है कि जो हमारे यहाँ जो नागरिकता का निर्धारण नहीं हो पा रहा था, असम के क्षेत्र हो गए, वो चाहे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हो गए, इन सब में बहुत ही अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। वो चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख, ईसाई, काफ़ी संख्या में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं और यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और समय-समय पे हमारे देश को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, सीएए लागू होने के बाद एक तो जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी वो कमी देखने को मिलेगी जब ये लोग बाहर हो जाएँगे, और तब हमें जो संसाधनों का अच्छे ढंग से यूज़ और जो जिस आदमी तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। इसलिए इसका ये फ़ायदा भी है, और आतंकवादी गतिविधियाँ जो हैं वो भी कम हो जाएँगी, क्योंकि जो अवैध प्रवासी होते हैं वही अक्सर आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं। तो इनसे भी फ़ायदा यही है
बेसिकली कि जो अवैध प्रवासी हैं, उन पे रोक लगेगी और ये निर्धारण भी हो जाएगा कि आखिर कौन-कौन से लोग बाहर से आके अवैध रूप से रह रहे हैं। दूसरी चीज़ है जो योजनाएँ हैं, वो सही आदमी तक पहुँचेंगी, यानी कि जो लाभार्थी जो हैं, उन तक पहुँचेगी, ना कि कहीं भी। तो सही जगह पे योजनाएँ पहुँचेंगी, ये भी एक फ़ायदा हो सकता है इसका। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी, फ़ायदे बता दिए, नुकसान बता दिए। हालाँकि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इस सीए से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं बची होगी। अगर कोई क्वेरी है भी, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा और वीडियो में अगर कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आपके कमेंट्स आप लोग करिएगा, बताइएगा कि आखिर वीडियो में क्या कमी रही और कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।